आप सभी को नमस्कार। मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूं गुरु क्लासेस ई लर्निंग पे। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों का पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की क्लास चल रही थी, जिसमें हम लोग ईवीएस में जो 15 मार्क्स बुक सेक्टर्स के पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स पेडागोजी सेक्टर्स के जो पूछे जाते हैं, तो हम लोग बुक सेक्टर्स का क्लास कर रहे थे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्लीट सीरीज को हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में, किस किस तरह से क्या होता है नहीं होता है। तो आप लोग जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग पिछले पहला और दूसरा क्लास को देख लीजिएगा। आगे का क्लास आज हम लोग शुरू करते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करें, और कोई समस्या हो तो कमेंट करें। तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ एक ऐसा जानवर है, उसकी जो मूंछें होती है, निकली हुई जो मूंछें होती है, वो कंपन को भाप लेती है कि एयर में अगर किसी तरह कंपन हो रहा है तो भाप लेती है, और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का क्या होता है उसे पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है कि अंधेरे में भी बाघ क्या होता है देख करके शिकार कर सकते हैं जंगल में। तो ये खासियत जानवर का है। आपको पर्यावरण अध्ययन में जो 3, 4, 5 क्लास की जो किताब है, उसमें आपको जानवर, पक्षी और सभी कुछ के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग खुद बनवाए हैं, आप लोग खुद बनाते हैं, तो देखते ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, सब डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। तो बने रहिए, हम लोग आगे पढ़ते हैं पॉइंट्स को। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। कितना गुना? 6 गुना। अगर हम लोग 1 मीटर देख सकते हैं तो वो 6 मीटर देख सकते हैं। तो अंधेरे में हम लोग अगर अंधेरे में 1 मीटर देख सकते हैं, हम लोग 1 मीटर भी नहीं देख पाते, लेकिन बाघ जो है अंधेरे में भी 6 मीटर देख सकते हैं। हम लोगों से 6 गुना बेहतर देखते हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। जिस तरह से कुत्ते होते हैं और सब भी जीव होते हैं, मूत्र करके गंध छोड़ जाते हैं, उसी तरह से बाघ में भी ये क्वालिटी होती है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं है, यह तो उस बाघ की है ना, उस बाघ की मर्जी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बाघ होते हैं वो जो है आपके, जिस तरह से कुत्ते मलमूत्र त्याग करते हैं एक दूसरे इलाके को जानने के लिए, उसी तरह से बाघ भी करते हैं। और जहाँ पे बाघ मलमूत्र करते हैं, दूसरे बाघ पहचान जाते हैं कि कोई इस तरह का बाघ घुसा हुआ है, तो वो उसके अनुसार से बाघ अपने अनुसार से, मर्जी के अनुसार से वो घुस सकते हैं उसके इलाके में, नहीं घुस सकते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्या, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ क्या करता है, मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ है। तो बड़ी बात है कि जो वो गुस्से में होता है तो अलग तरह का आवाज़ निकलता है बाघ, और अगर अपनी बाघिन को बुलाना होता है तो उसके लिए अलग मीठा आवाज़ में बुलाता होगा, है ना। फिर कह रहा है कभी कराहना तो कभी गर्जना, अलग अलग कराहना भी होता है, गर्जना भी होता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। और जब बाघ गुर्राना करता है, गुर्राता है शिकार करने के लिए, 3 किलोमीटर तक वो उस आवाज़ को कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बाघ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक से 2 क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे एग्जाम में। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। अब बाघ में ये क्वालिटी होती है, अगर पत्ते जो हवा से हिलते हैं उसमें, और किसी शिकारी के कारण से कोई झाड़ियाँ हिलते हैं, वो दोनों के आवाज़ के अंतर को भी पहचान जाते हैं, और शिकारी होने पर वो उस पर टूट पड़ते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो कान भी वो घुमा सकता है, किस किस तरह से आवाज़ लगाए। आपको पता हो, कान को जिस तरह से हम लोग घुमाते हैं उस तरह से हमारा आवाज़ ज़्यादा सुनाई देता है। इसका प्रैक्टिकल करना हो तो आप अपने हाथ को कान के पास रखिए, तो आपको जिधर जिधर कीजिएगा उधर का आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगा। अभी आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं।
चलिए उसके बाद हम लोग बाघ को पढ़ लिया। अब हम लोग हाथी पे चलते हैं। हाथी में क्या क्या खूबियाँ होती हैं, हाथी से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो हाथी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे पिछली क्लास में भी हम लोग हाथी को जाने हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो बच जाता है तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे क्या है कि हाथी को उसके दांतों, गेंडों के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप उनकी खाल के लिए मार दिए जाते हैं। आपको हाथी का जो दांत होता है दिखाने वाला वो दांत, गेंडे का जो सींग होता है, शेर, मगरमच्छ और सांप की उनकी जो खाल होती है चमड़ी की होती है, और कस्तूरी हिरन की थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। अब ऐसा कहा गया है, जो बच्चे की क्लास में आपका भी जन्म बताया है, वो जानवरों को मारते हैं चाहे जो भी आवश्यकता हो उसको पूरा करने के लिए, तो उसे शिकारी कहा जाता है। और हमारे देश में बहुत सारे नियम भी बन गए हैं, अगर शिकार करेगा तो आप पे जुर्माना लगता है। तो हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान का भरतपुर जेल में घना अभयारण्य है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, और नए ट्रेंड में इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को इस पर ध्यान देना है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। जो ये जंगल है, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान का जो भरतपुर जिला है, इस दोनों में घना अभयारण्य है, घना अभयारण्य। यहाँ पे शिकार क्या है, जंगलों में मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अगर आप पहुँचानिएगा कोई भी नुकसान तो आप पे क्या कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। हम सभी जानते हैं हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, सांप खाते हैं। सांप से बने भोजन को लिंग हु फेन कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आ गए हैं। जो हम लोग सांप से डरते हैं, सांप समस्या होने पर हम लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हांगकांग के लोग सांप को क्या कहते हैं, खाते हैं, और उसके मांस को बड़े चाव से खाते हैं, जिस मांस का नाम उससे क्या कहता है, लिंग हु फेन कहा जाता है। कश्मीर के जो लोग होते हैं वो सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो कश्मीर के लोग जो है सरसों में बनी मछली जो होते हैं उसे खाना बहुत पसंद करते हैं। और गोवा के जो लोग होते हैं नारियल के तेल में बने समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों में कंपटीशन है। कश्मीर के आसपास में तेल सरसों के मिलते हैं, और जो गोवा है, गोवा में आसपास में नारियल के तेल बहुत सारे उपलब्ध है, जिस कारण से वहाँ के लोग जो नारियल के तेल में जो बनी मछली होती हैं वो भी समुद्री मछली खाना अधिक पसंद करते हैं। और केरल का जो लोग होते हैं, केरल के लोग नारियल डली हुई करी के साथ टेपियोका खाते हैं। टेपियोका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में भी आई है, पूछा गया है कि जो आपके जो केरल के लोग होते हैं, केरल के लोग क्या करते हैं कि जो वहाँ पे जो नारियल की जो करी होती है, नारियल वहाँ पे बहुत ही फेमस खाद्य पदार्थ है, तो नारियल के जो है करी में है ना, वो लोग क्या करते हैं, टेपियोका एक तरह खाने का पदार्थ है, उसे खाना पसंद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मोर भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख क्या होते हैं, आ जाते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। और लुई ब्रेल थे वो क्या थे, लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, लुई ब्रेल हमारे फ्रांस के रहने वाले थे। उसने छूकर पढ़ने की विधि की खोज की, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि के चलते अंधे पढ़ पाते हैं। ब्रेल लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेल लिपि से क्या कहते हैं, अंधे क्या कहते हैं, पढ़ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्या, असम में अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ के अधिकांश मकान लकड़ी के बने होते हैं। मकान बांस के द्वारा निर्मित प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ की अधिकता होती है, और बाढ़ की अधिकता होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे लोग जो होते हैं बांस पर घर बनाते हैं। लंबे लंबे बांस 10 से 12 है ना फीट के बांस, तो उस पर वो क्या करते हैं, घर बनाते हैं। इससे क्या होता है
कि बाढ़ का जो पानी होता है उसे घर पर नहीं पहुंच पाता है और वो आसानी से वहाँ पे रह पाते हैं। इस तरह के वो लोग घर बनाते हैं। तो ये भी क्या है, एक ज़रूरी चीज़ है। और ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम्स में आए हैं। जिस तरह के जहाँ जहाँ जैसे भौगोलिक परिवेश होते हैं वहाँ के लोग उस तरह के अपने घर बनाते हैं। हम जानते हैं कि राजस्थान में कम वर्षा होती है, घर की दीवारें मिट्टी की बनाई जाती है, छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं और उसकी जो छत होती है क्या होती है, कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। अब आगे हमारा क्वेश्चन आता है क्या, डल झील। डल झील कश्मीर के श्रीनगर में है। डल झील कहाँ पे है, कश्मीर के श्रीनगर में है। यहाँ पर होम जो हाउस बोट बनाए जाते हैं। हाउस बोट क्या होता है, एक तरह का बोट ही होता है और उस बोट पे क्या होता है, वो क्या होते हैं, घर बनाते हैं। उस बोट पे क्या होता है, वो लोग घर बनाते हैं और इसी में वो लोग रहते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और इसमें क्या होता है, खासियत क्या होता है कि टूरिस्ट जो भी जाते हैं जम्मू कश्मीर या आपके यहाँ पे घूमने कश्मीर, तो वहाँ पे इस बोट पे वो चढ़ के घूमते भी हैं, ठीक है ना। तो बड़ा टूरिस्ट का अट्रैक्शन होता है ये चीज़ें, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो की खोज की। वेलक्रो क्या होता है इसे जानते हैं। मेस्ट्रल, जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे, उन्होंने वेलक्रो क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि आप लोग बैग यूज करते होंगे। बैग में आप लोग देखे होंगे क्या होता है, एक तरह का जो है ना, एक तरह का दो तरह का चीज़ें होता है और उसमें क्या होता है कि वो सट जाता है। या चप्पल भी हम लोग सैंडल भी यूज करते हैं, सैंडल में उस तरह के भी जो बेल्ट होते हैं लगाने वाले, उस बेल्ट में भी इस तरह का चीज़ें लगा रहता है कि दोनों को सटा देने में वो लॉक हो जाता है। तो वेलक्रो एक तरह का क्या होता है, एक तरह का वो दो चीज़ जकड़ने वाला होता है जिसका खोज जॉर्ज मेस्टर ने किया था। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है क्या कि लोग जो होते हैं इसका उपयोग बैग में, चप्पल में और अलग अलग चीज़ों में प्रयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे खोज किसने किया, ये बारे में पूछा जाता, तो जॉर्ज मेस्टर ने 1948 में किया था, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। खाद्य फसलें भारत में किस देश या क्षेत्र से आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। भी आई है, इससे क्वेश्चंस किसी भी सीटेट में इससे बाहर नहीं आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आना ही आना क्वेश्चंस है, आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। खाद्य फसलें और भारत में किस देश या भारत में या किस देश या क्षेत्र से आए थे, ये हम लोग जानते हैं। तो हमारा जो मिर्च है, हम लोग जो मिर्च खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, आलू खाते हैं, अमरूद, टमाटर, ये सभी दक्षिण अमेरिका से आए हैं। कहाँ से आए हैं, दक्षिण अमेरिका से आए हैं। फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। मिर्च, मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर, इसका जो हमारे इंडिया में अभी उत्पादन हो रहा है, ये मुख्यतः किस देश से लाए गए हैं, दक्षिण अमेरिका से लाए गए हैं। उसके बाद हम लोग जो भिंडी खाते हैं, लेडीज फिंगर, और कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं, ये अफ्रीका से आए हैं। कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं। और अफ्रीका के जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उसे फेजेंटा कहा जाता है, इसी कारण से। तो हमारा जो भिंडी और कॉफ़ी है वो किस देश से लाए गए हैं, अफ्रीका से लाए गए हैं। उसके बाद हम लोग जो गोभी खाते हैं, गोभी तथा मटर, ये कहाँ से आए हैं, यूरोप देश से आए हैं। गोभी और मटर किस देश से लाए गए हैं, यूरोप देश से लाए गए हैं। और यहाँ पे अब इसका पैदावार होने लगा है, हम लोग को आसानी से उपलब्ध हो पाता है। हम लोग जो सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन का बड़ी हो या सोयाबीन का तेल हो, वो चीन देश से आया है। किस देश से आया है, चीन से आया है। सोयाबीन किस देश से आ गया, चीन से आ गया। चाय जो हम लोग पीते हैं, चाय मुख्यतः हम लोग भारत में असम राज्य में मुख्य रूप से उत्पादन होते हैं। और भी ऐसे चीन से भी चाय का उत्पादन होना प्रारंभ हुआ था। ये मुख्य रूप से हम लोग भारत की बात होती है तो वो असम की चाय सबसे अधिक फेमस है और सब जगह उपलब्ध हो पाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि बैगन हो गया, मूली हो गया, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी भारतीय उत्पादित फल फूल हैं। तो ये सब जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे बैगन हो, मूली हो, सेम हो, करेला हो, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सभी क्या है, भारत में उत्पादित फसल हैं। इसलिए अगर इसको क्वेश्चन घुमा के आपको पूछ देगा तो आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए कि ये भारत में उत्पादित फसल है। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करना है। ओके,
उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में आना ही आना है। और अगर आप लोग जो भी हैं अगर चाहते हैं इस तरह के हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका PDF लेना चाहते हैं, बहुत सारे PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग सभी टेलीग्राम में गुरु क्लासेस पूर्णिया सर्च कीजिए, उसमें आप लोग टेलीग्राम लिंक पे आप लोग जुड़ सकते हैं और इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं घरसरी सर यानी तालाब का निर्माण राजा घरसरी ने जैसलमेर में करवाया था। घरसरी सर यानी तालाब का निर्माण क्या था, राजा घरसरी ने जैसलमेर में कराया था। ओके, एक तरह का ये क्या था, तालाब था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, किताब उल हिंद था। या इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है तहकीकाते हिंद। क्या नाम जाना जाता है, तहकीकाते हिंद। 1973 में भारत में अल-बिरूनी के फोटो वाली डाक टिकट छापी गई थी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि अल-बिरूनी को याद करने के लिए भारत सरकार ने 1973 में है ना अल-बिरूनी का छपा हुआ फोटो वाली एक डाक टिकट भी छापी गई थी। अब अल-बिरूनी क्यों जरूरी है, अल-बिरूनी ने भी कुछ यहाँ पे भारत में कुछ चीज़ों को देखा, तालाब का बनाने का तरीका को देखा और उसका चर्चा उन्होंने अपने किताबों में किया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो अल-बिरूनी थे, अल-बिरूनी ने लिखा क्या है कि अल-बिरूनी ने लिखा था कि भारत के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पुराने समय में थे चापाकल नल, हम लोग जो इजली पानी अवेलेबल हो पाता है वो नहीं था। तभी क्या था, सब कुछ तालाब से पानी यूज करते थे, कुआं होता था, नदी के पानी, नाले के पानी, बारिश के पानी यूज करते थे। मगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। अल-बिरूनी ने ये चर्चा किया है कि हम लोग जो भारत में देखते हैं तालाब, अगर हमारे देश के लोग जो देखेंगे उज्बेकिस्तान में, वो क्या हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ लगी है ना, लंबी कतारें होती हैं। सीढ़ी की क्या होता है, लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। इस तरह से तालाब बनाया गया है भारत में कि जो घरसनी वाला जो तालाब है आपका जो है वो इस तरह से बनाया गया था। अल-बिरूनी चर्चा क्या है कि पानी को एक तालाब से गिरने के बाद दूसरा तालाब में वो गिरता था, दूसरा तालाब से तीसरा तालाब में, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा इस तरह से क्या था, सालों भर वो लोग पानी यूज करते थे चबूतरे का। और सीढ़ी की व्यवस्था की गई थी, कितनों भीड़ हो जाए आदमी वहाँ पे अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाते थे। तो तालाब बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे बनाया जाता था। इसका वो चर्चा अपने किताब में किए हैं, जो कि किताब का नाम था, उसका क्या था, तहकीकाते हिंद, या फिर उससे किताब का नाम और भी एक आपको बताए थे अभी, क्या किताब उल हिंद या फिर तहकीकाते हिंद था। ये किताब में उन्होंने ये चर्चा किए हैं। अब आते हैं छोटे तालाबों को बावरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार सीजन में क्वेश्चन पूछा गया है, बावरी किसे कहते हैं। तो छोटे तालाबों को बावरी कहा जाता था। क्या कहा था, बावरी। 1986 में जो है 1986 ईस्वी में जोधपुर और आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था। तब बावरियों की सफाई की गई। तो बावरियाँ क्या हो गया, छोटे तालाब होते थे। बावरियों के चलते मौम जल स्तर में सुधार हुआ था। जो भौम जल स्तर था, भौम जल स्तर में सुधार हुआ था बावरियों के साफ सफाई करने से, ताकि जो हम लोग का जो अभी जो बारिश होता है बहुत ज़्यादा सब जगह प्लास्टर करने के कारण से क्या होता है, बारिश का पानी ज़मीन में नहीं जा पाता, अंडरग्राउंड वाटर नहीं हो पाता है, इसलिए भूमिगत जल के स्तर में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो 1986 में जोधपुर में एक बार सूखा आया। सूखा आने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे जितने भी बावरियाँ थे उसे साफ किया गया, जिससे भौम जल के स्तर में क्या हुआ, सुधार हो पाया था। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तरुण भारत संघ राजेंद्र सिंह के द्वारा स्थापित संख्या है। तरुण भारत संख्या है राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित संख्या है। इसके द्वारा जल संचयन
कार्य, जल संचयन कार्य किया जाता है। क्या कहता है? जल संचयन कार्य किया जाता है। इसके प्रयास से राजस्थान गुजरात के बंजर क्षेत्रों में फसलें लहला रही है। इस संस्था ने राजस्थान के अलवार जिले के निवासी दड़की भाई का भी सहयोग किया है। तो इससे भी क्वेश्चंस बहुत आपके एग्जामिनेशन में आते हैं कि तरुण भारत संघ जो है राजेंद्र सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था और इसके द्वारा जल संचयन का कार्य किया जाता था। इसके प्रयास से राजस्थान था गुजरात के बंजर क्षेत्र में फसल लगाया गया और इस संस्था ने राजस्थान के अलवार जिले के निवासी दड़की भाई का भी सहयोग किया था। इस तरह से लोग वहाँ पे, है ना, सूखे जगह पे भी उन्होंने क्या हुआ, फसल का उत्पादन करना शुरू किया। इससे उसे लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है मृत सागर। जो मृत सागर है वो इजराइल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मृत सागर? इजराइल में स्थित है। इसके 1 लीटर जल में 300 ग्राम नमक होते हैं। कितना नमक होते हैं? 300 ग्राम नमक होते हैं। इस झील में व्यक्ति आराम से प्लावन कर सकता है, मतलब तैर सकता है। तो मृत सागर एक तरह का सागर नहीं है, एक तरह का ये क्या है, आपका समुद्र ही है, लेकिन इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जो कि 1 लीटर में हम लोग 300 ग्राम नमक निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में बहुत बार टेट सीटेट में आए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। नमक कर का विरोध। जो नमक कर है, नमक कर का विरोध करने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किया था। क्या था? साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किया था, एक तरह यात्रा किए थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी समुद्री पानी से नमक बनाए। गांधी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने अंग्रेजों का खिलाफ किया था क्योंकि अंग्रेजों ने नमक का दाम बढ़ा दिया था और वो ज़बरदस्ती टैक्स भी वसूल रहे थे। इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकाले थे और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? वहाँ पे पहुँच करके उन्होंने नमक बनाया और कानून को कंप्लीट उन्होंने विरोध किया था। अब आगे के क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। आयरन लोहे की कमी से व्यक्ति को अनीमिया होती है। क्या होती है? अनीमिया एक तरह बीमारी होती है और इसका सुधार हम लोग कैसे कर सकते हैं कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी हो जाती है जिससे अनीमिया बीमारी होती है, उसको हम लोग गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से एनीमिया दूर हो जाता है। एनीमिया को दूर हम लोग कर सकते हैं गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी खा करके। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ईवीएस में हम लोग को बार बार आते हैं। उसके बाद आता है क्या हमारा क्वेश्चन, जो आप लोग को मलेरिया के कारणों की खोज रोनाल्ड रोस ने किया था। किसने किया था? मलेरिया जो बीमारी होता है जो मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। इसके लिए इन्हें 10 दिसंबर 1902 को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय, है ना, तो इसलिए इसको क्या किया था? 10 दिसंबर 1902 को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया, जो कि बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? कि जो एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब कि जो माउंटेन पे किस तरह से लोग चढ़ते हैं उसके बारे में प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। अब आते हैं हम लोग मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है वो मेजो भाषा बोली जाती है। तो बड़ा आसान याद करना है मिजो और मिजोरम, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। तो मिजोरम में किस तरह की भाषा बोली जाती है? तो मिजो भाषा बोली जाती है। पर्वतारोहण में जब पर्वतारोही नीचे उतरते हैं तो उसे रैपलिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया था आप लोग के एग्जाम में बहुत बार। रैपलिंग किसे कहते हैं? ये रैपलिंग क्या होता है? एक नया वर्ड है। तो पर्वतारोहण में जब पर्वतारोही, है ना, नीचे उतरते हैं, जो नीचे उतरते हैं रस्सी के सहारे से, उसे क्या कहते हैं? रैपलिंग कहा जाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था।
करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही विजेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। एवरेस्ट पर फतह करने वाली यह प्रथम भारतीय महिला थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, चोमुलुंगमा, क्या कहते हैं, चोमुलुंगमा कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी भारत देश की जो विजेंद्री पाल थी वो भारत में 23 मई 1984 को क्या की थी, हमारे जो नेपाल में जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, उस पे उन्होंने चढ़ाई की थी और 43 मिनट्स उन्होंने रही थी वहाँ पे। और इस कारण से उसे भारतीय प्रथम महिला का खिताब प्राप्त है कि वो पहाड़ चढ़ने वाली है और दुनिया में 5वीं ऐसी महिला थी वो जो हिमालय पहाड़ पर या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ओके, आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि गोलकुंडा रियासत में कुतुबुद्दशाही सुल्तानों ने 1518 से 1687 तक शासन किया था। गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा का किला हैदराबाद के नज़दीक है। इस किले में अनेक बुर्ज हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामिनेशन पूछा गया है कि गोलकुंडा कहाँ पे है। तो गोलकुंडा किला जो हैदराबाद में है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसे किसने बनाया था, कुतुबशाही सुल्तानों ने 1518 से 1687 तक शासन किया था और उसी के दरमियान इन्होंने उसे बनाया था। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो वन लाइनर हैं आपके, जो ये आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा जिससे आपको कंप्लीट समझ में आएगा। और इस तरह से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आप मुझे मेरे ऑडियो और वीडियो को देख करके आपका जो भी रिवाइजेशन करने का जो प्रोसेस है वो होगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में आपको किसी भी तरह की समस्याएँ नहीं आएगी। ओके, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। सुल्तान अबुल हसन को गाना बजाना था, कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद था। अब क्वेश्चन पूछता है कुचिपुड़ी नृत्य और गाना बजाना किसे पसंद था, तो सुल्तान अबुल हसन थे जिन्हें ये नृत्य बहुत पसंद था, कुचिपुड़ी, और गाना बजाना भी बहुत पसंद था। इससे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। म्यूजियम, जिसे हम लोग हिंदी में संग्रहालय में बहुत पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। म्यूजियम क्या होता है, संग्रहालय होता है संधि, जहाँ पे पुरानी से पुरानी चीज़ों को, ऐतिहासिक चीज़ों को रखा जाता है ताकि आदमी उसे या देख सकें और बाद के लोगों इसे चर्चा का एक विषय रह सके। अब एनसीईआरटी किताब में सुनीता विलियम्स के बारे में दिया गया है, तो उससे क्वेश्चन निचोड़ निकाला गया है उससे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से अंतरिक्ष में गई थी। कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। सुनीता विलियम्स एक ऐसी महिला है जो नासा की तरफ से गई थी और वे अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे अधिक समय तक रहने वाली सबसे, है ना, पहली महिला है। इतना समय तक कोई भी नहीं रही है अंतरिक्ष में। उसके बाद एक भारत से ही रिलेटेड थी, कल्पना चावला भी नासा की तरफ से अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन विमान उतरते वक्त 1 फरवरी 2013 की दुर्घटना ग्रस्त हो गया था, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत दुखद घटना था ये भारत के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए, कि जिन्होंने जो वो अंतरिक्ष में गई थी और लौटने के समय उसका जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण से विमान, उसकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। वे 21 जुलाई 1969 ईस्वी को, कब, 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर कदम रखे थे। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसके लिए। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
पेट्रोलियम जमीन के भीतर से निकाला जाता है। पेट्रोलियम क्या होता है? जमीन के भीतर से एक कच्चा तेल होता है जो कि जमीन के भीतर से निकाला जाता है आपके। यह गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। ये बहुत ही गंदा होता है जब निकाला जाता है ऐसे, है ना, बदबूदार भी होता है। पेट्रोलियम से ही किरोसिन हो गया आपके, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, इंजन ऑयल हुआ और हवाई जहाज के लिए ईंधन प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम एक क्या है? एक गाढ़ा और बदबूदार लिक्विड निकाला था अर्थ के अंदर से माइनिंग के थ्रू, और बाद में क्या होता है कि इसे किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल आदि इसमें रिफाइन करके अलग अलग मात्रा के अकॉर्डिंग से निकाला जाता है। ओके, अब मच्छर के बारे में फिर चर्चा किया गया है कि मच्छर पानी में अंडा देते हैं। कहाँ पे अंडा देते हैं? पानी में। मच्छर कहाँ देते हैं अंडा? पानी में अंडा देते हैं और अंडे से लार्वा बनते हैं और लार्वा से पुनः मच्छर उत्पन्न होता है। लार्वा से पुनः क्या होता है? मच्छर उत्पन्न होता है। इसलिए पानी हमारे आसपास अधिक जमा नहीं करना चाहिए, जिससे मच्छर पैदा होते हैं और वो उसके काटने से बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो हमारे आसपास में साफ सफाई रखना भी क्या है? बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें अभ्यास किताब हमें ये बताती है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। आज हमारे देश में लगभग 2/3 लोग ईंधन के रूप में उपले होता है जो गोबर से बनाए जाते हैं, बहुत सारे गाँव में और शहरों में बनाए जाते हैं, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। आज भी हमारे देश में क्या होता है? 2/3 भाग लोग इस तरह का करते हैं। और ये क्या होता है? इससे क्या होता है? धुआं बहुत निकलता है और उस धुआं से मेथेन गैस निकलने से क्या होता है कि लोगों को यहाँ अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, अस्थमा होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये भी एक क्या है? दिक्कत वाली बात है। इसलिए अब ज़रूरत है क्या कि इसके जगह पर दूसरी चीज़ों का यूज किया जाए, जो कि बहुत सारा यूज किया जा रहा है। जब वो सोलर प्लेट हो, एलपीजी गैस सिलेंडर हो, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यूज करना हो, खाना बनाने का यूज हो, तो ये जिससे क्या होता है? सेफ होता है और धुआं उससे नहीं निकलता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे, अगले पॉइंट पे। लोनार लेह कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है। लोनार क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। वहाँ के लोग किसी के स्वागत में कहते हैं झूले झूले। क्या कहते हैं? अब ऐसा क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे कि कौन से ऐसे, है ना, क्षेत्र के लोग किसी व्यक्ति के स्वागत में झूले झूले कहते हैं, तो वे लोनार के लोग हैं, जो कि लेह कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ओके, अब आगे हमारा पॉइंट आता है कि चांगथांग कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में 5000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित स्थल है। चांगथांग क्या है? कश्मीर के लद्दाख, जो कि ठंडा प्रदेश है लद्दाख, और वहाँ के 5000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित स्थल है, जहाँ पर अत्यधिक ठंड है। क्या है? अत्यधिक ठंड होती है। वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ठंड बढ़ता है। ओके, और हमारा जो एयर प्रेशर है वो घटता है, और एयर प्रेशर घटने के कारण से क्या होता है? ऊपर में सांस लेने में क्या होती है? समस्याएं होती हैं। आगे एक और क्वेश्चन इससे आता है कि चांगथांग से कुछ ही दूर पर चांगपा है। क्या है? चांगपा है। यहाँ पर चांगपा घुमंतु लोग रहते हैं। चांगपा घुमंतु लोग रहते हैं। इनकी आबादी लगभग 5000 है। कितनी है? ये लोग भेड़ बकरी पालते हैं। क्या करते हैं? भेड़ बकरी पालते हैं। उसके बाद चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ये भी एक नया चीज़ आ गया कि चांगपा भाषा में क्या होता है? चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, कम पॉपुलेशन होता है, ऐसा उसका मानना था, कहना था। चांगपा तिकोन टेंट में रहते हैं, जिन्हें रेबो कहा जाता है। आपको पता है कि जो अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते हैं वो अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अपने घर बनाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो चांगपा जगह है, चांगथांग, यहाँ पे जो इस एरिया के जो लोग हैं वहाँ पे जो घर बनाते हैं तिकोन टेंट बनाते हैं। टेंट बनाते हैं कपड़े के या फिर प्लास्टिक के, और जिन्हें रेबो कहा जाता है। क्या कहता है? रेबो। और कुछ दिन के बाद वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। रेबो के पास
अब क्या है, रेबो के पास जो होता है क्या, भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी होती है कि भेड़ बकरी को भी अपने पास रखना है, पशुपालन वो लोग करते हैं, जिसे चांगपा लोग लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखा। भेड़ बकरी को अपने आसपास रखते हैं तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, वो जो रखने का जो जगह बनाते हैं उसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाए जाते हैं। पत्थर छोटे छोटे पत्थर हो गया, चट्टान हुआ, उसको जोड़ जोड़ के वो उसका एक तरह का घर बनाते हैं जो उसमें जानवर अच्छी तरह से रख सकें। ओके, अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? क्रोटोन। क्रोटोन नामक पौधे से जमीन की नमी पर पता लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आए हैं कि कौन सा एक ऐसा पौधा होता है जो जमीन की नमी का पता लगाते हैं, तो वो पौधा है क्रोटोन। गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को विनाशकारी भूकंप आया था। क्या होता है? इससे अहमदाबाद शहर की प्रभावित, इससे जो है अहमदाबाद शहर भी क्या होता, प्रभावित हो गया था। इतना खतरनाक भूकंप आया था। गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, है ना। 1917 में साबरमती आश्रम स्थापना, अभी भी वहाँ पे वो है। गांधी जी के द्वारा महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र में कौन सा आश्रम की स्थापना की गई थी? वर्धा आश्रम। और गुजरात में साबरमती आश्रम। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये महार जाति के थे। गोरे गांव में एक नाई ने इनका बाल काटने से इनकार कर दिया क्योंकि ये अछूत जाति के थे। तो देखिए ऐसा था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो बचपन में वो महाजाति के होने के कारण से उसे भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता है। पढ़ाई के मामले हो, विद्यालय में हो, या फिर उसको कुछ काम करने में लोग उसे प्रताड़ित करते थे, पीछे धकेलने की कोशिश करते थे और अछूत मानते थे, जिससे बहुत सारी परेशानी उससे हुआ। और वो आगे चल करके उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो कि जिसमें क्या है, सभी कोई बराबर है। तो वो उस चीज़ को सीखे, समझे और पढ़ लिख कर के इतना बड़े व्यक्ति बने कि हमारा जो संविधान है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। इसलिए हमें किसी भी समस्याओं से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और सही राह में आगे बढ़ते रहना चाहिए, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरह सिचुएशन हो। सभी व्यक्ति का अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग समस्याएं होती हैं। सबकी समस्याएं अपने अपने जगह पर बड़ी हैं। उन समस्याओं से नहीं घबराइए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विक्टोरिया मेमोरियल। कहाँ पे है? विक्टोरिया मेमोरियल बम्बई में है। आगे हम लोग चलते हैं। खेल प्रशिक्षक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो कोच कहा जाता है। खेल प्रशिक्षक अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कोच कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है ऊंधियू। एक आता है ऊंधियू गुजरात का खाद्य व्यंजन है। क्या है? ऊंधियू जो है एक तरह गुजरात का खाद्य व्यंजन है, और इसे बाजरे की रोटी के साथ खाया था। क्या? कहाँ खाया था? बाजरे। गुजराती भाषा में ऊंधियू का अर्थ होता है उल्टा। ऊंधियू गुजरात का क्या खाद्य व्यंजन है, खाद्य पदार्थ है, और इसे बाजरे की रोटी होता है ना, रोटी, बाजरे की रोटी में खाते हैं लोग चाव से। और गुजराती भाषा में ऊंधियू का जो अर्थ होता है उल्टा होता है, अपोजिट। नेक्स्ट हम आते हैं केरल। केरल तथा गुजरात में नारियल की खेती की जाती है, और नारियल के बागान को घरेलू अपशिष्टों तथा केंचुओं के द्वारा उर्वर बनाया जाता है। आप सभी को पता है कि जो केरल जो क्षेत्र है वो गर्म क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे, और समुद्री क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे नारियल के पेड़ बहुत सारे होते हैं, और इसलिए वहाँ के लोग नारियल को खाना पसंद करते, नारियल का तेल यूज करते हैं, नारियल कड़ी में डला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं, तो नारियल पानी पीते हैं। तो और वो नारियल की खेती करने के लिए जो घर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और केंचुए होते हैं, जो जैविक उर्वरक होते हैं, उसका प्रयोग कर, जिससे उसका नारियल का पैदावार अच्छा होता है। ठीक है। तो
इस तरह के हम लोग वन लाइनर सीरीज को अभी तक यहाँ तक किए हैं। अब आगे हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह समझें। अगर किसी को कहीं दिक्कत है तो उस वीडियो को फिर से रिवाइज कर लें, और जहाँ पे दिक्कत हो उसे स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका अगर PDF चाहिए तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम, वहाँ पे ज्वाइन होइए। वहाँ पे आपको सभी तरह का अपडेट और आपको PDF मटेरियल्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले यूट्यूब पे मिले। और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस चलती रहेगी। और किस किस तरह की समस्याएं आप लोगों को हो रही है कमेंट करें, उस तरह से वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।